जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, बीपीएससी, केवीएस यानी कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, ठीक है, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, या अपकमिंग आपका एग्ज़ाम 21-22 तारीख में बीपीएससी का होने वाला है, उन सभी की फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस हमारे फिजिकल एजुकेशन एरिना चैनल पे आपको मिलती हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही दोस्तों, वो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि बार बार आपके कहीं ना कहीं इन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो देर ना करते हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के खेल मंत्रालय, भारत के फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत के खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कौन सी स्कीम? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यानी कि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है दोस्तों, टॉप, वो किस ईयर में स्टार्ट हुई? 2013 में, 2014 में, या फिर 2015 में, या फिर 2016 में? तो जल्दी से जल्दी कमेंट में अपने आंसर ज़रूर शेयर करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? टारगेट पोडियम स्कीम किस वर्ष प्रारंभ हुई दोस्तों? बिल्कुल, अगर आप जा रहे हैं 2014 के साथ तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सन 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की स्टार्टिंग हुई थी। थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, ना टॉप्स की, तो ये बेसिकली आपकी देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा स्टार्ट किया गया इसको। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस संस्था के द्वारा इसका स्टार्ट किया गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा सन 2014 में 214 में इस योजना की शुरुआत हुई। टॉप्स की बात करें हम टारगेट ओलंपिक स्कीम की, पोडियम स्कीम की, तो ये बेसिकली आपके जो पैरा ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी होते हैं, जिनको पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, जो पैरा ओलंपिक्स मतलब वो ओलंपिक जिसमें जिनके किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, जिनको किसी न किसी प्रकार से शरीर में विकृति होती है, उसको पैरा ओलंपिक कहते हैं। उन खिलाड़ियों के लिए ये योजना लाई गई जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप में उनको कुछ पैसे मिलते हैं, साथ ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी डाइट मिलती है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से मिलता है। इस चीज़ के लिए ये टॉप स्कीम लाई गई, ताकि हमारा जो पैरा ओलंपिक गेम्स के एथलीट हैं उनको सुविधा मुहैया कराई जा सके। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण के विकास के वर्ष के संबंध में आरोही कालानुक्रमिक क्रम का सही क्रम है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो बॉडी टाइप्स पहले ईजाद हुई, फिर उसके बाद कौन सी ईजाद हुई, ऐसे करके हमको स्टेप बाय स्टेप सेट करना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, शेल्डन, क्रेशमर, हिपोक्रेट्स, हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स, हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स, हिपोक्रेट्स, शेल्डन या क्रेशमर, या पहले क्रेशमर आया फिर शेल्डन, या फिर हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स, या फिर हिपोक्रेट्स, या फिर हिपोक्रेट्स, क्रेशमर, शेल्डन, या फिर हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज सबसे पहले हिपोक्रेट्स की शैली आई बॉडी टाइप्स की, फिर क्रेशमर की शैली आई बॉडी टाइप्स की, फिर क्रेशमर के बाद शेल्डन की, फिर हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स की। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, पूछा है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, कार्य नहीं है। अक्सर हम क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है,
और हमें क्या लगता है कि मैनेजमेंट का कार्य कौन सा है, तो हम खटाखट आंसर लगा देते हैं। बट यहाँ क्या पूछा है, मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। ऑप्शंस है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, संघ नेतृत्व यानी कि यूनियन लीडरशिप, योजना यानी प्लानिंग, समन्वय कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आसान चीज़ें ही आपको डुबोती हैं दोस्तों, और आसान क्वेश्चन अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं। इसलिए कोई आसान क्वेश्चन मिले तो उसको बहुत ही धैर्य के साथ सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संघ नेतृत्व यानी यूनियन लीडरशिप जो होती है वो आपके मैनेजमेंट का, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होती है। बाकी आपका निर्देशन यानी कि जो आपकी डायरेक्टिंग है, ठीक है, आपका निर्देशन भी आपका मैनेजमेंट में आता है, योजना प्लानिंग भी आपका मैनेजमेंट में आता है, और समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन भी आपका मैनेजमेंट में आता है। बट यूनियन लीडरशिप नहीं आती किसके अंतर्गत, मैनेजमेंट के फंक्शन में। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा साथियों, जेसीआर परीक्षण के शटल रन परीक्षण, ठीक है, जो शटल रन का टेस्ट होगा उसमें आइटम की जो लेन की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। यानी जो आपका जेसीआर का टेस्ट होगा उसमें आपको एक ग्राउंड देंगे जिसमें शटल रन कराई जाएगी, तो शटल रन में जो ये लेन होती है, इस लेन की चौड़ाई पूछा है आपसे कितनी होती है, 3 फीट होती है, 4 फीट, 5 फीट या 6 फीट, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, विच वन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हो तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6 फीट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 6 फीट। ठीक, जेसीआर की बात करूं यहाँ पर तो जेसीआर का फुल फॉर्म जे फॉर जंपिंग, और जंपिंग में कौन सी, वर्टिकल जंप करवाते हैं। ठीक है, कौन सी जंप, वर्टिकल जंप। ची फॉर चिनिंग, चिनिंग में चिन अप कराते हैं, बार पर ठुड्डी को लगवाया जाता है। और रनिंग में कौन सी रनिंग कराते हैं, शटल रनिंग में। शटल रनिंग में क्या होता है, एक खिलाड़ी यहाँ से दौड़ के जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर वापस भागेगा, फिर जाएगा, फिर वापस भागेगा, अप डाउन चलता रहता है, इसी को शटल रन बोलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि शटल रन की स्टार्टिंग किसने की थी, तो बीई फिलिप्स ने की थी, सॉरी शटल रन बोल दिया मैंने। जेसीआर परीक्षण को का इजाद अगर किसी ने किया था तो वो थे बीई फिलिप्स, और 1957 में इन्होंने जेसीआर परीक्षण को इजाद किया था, 1957 में, और बीई फिलिप्स इनका नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता तेजी से कौशल अधिग्रहण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर स्किल्स एक्विजिशन। ठीक है, यानी कि वह कौन सी क्षमता है जो किसी कौशल को बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट करने के लिए, अधिग्रहित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, या फिर स्पीड या गति। ठीक है, ताकत, लचीलापन, समन्वयात्मक क्षमताएं, या फिर गति। चारों ऑप्शंस आपके सामने, इन चारों में से वह कौन सी चीज़ है जो कि तेजी से कौशल अधिग्रहित करने में काम आती है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हो, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समन्वयात्मक क्षमताएं जो होती हैं वह कौशल, बहुत तेज़ी से कौशल को अधिग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। फास्टर स्किल्स एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है खेल प्रबंधन की अंतिम कड़ी कौन सी है। जो हमारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है उसकी लास्ट कड़ी, जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट्स लास्ट चेन लिंक इज पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क, डायरेक्टिंग, निर्देशन, कोऑर्डिनेशन एंड इवैल्यूएशन, नियंत्रण और मूल्यांकन, या फिर फाइनेंस एंड बजट, वित्त और बजट। खेल प्रबंधन की सबसे आखिरी कड़ी क्या होगी। पहली कड़ी तो प्लानिंग होती है, ठीक है, लेकिन आखिरी कड़ी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। इसकी जो सबसे लास्ट
कड़ी होती है वो नियंत्रण और मूल्यांकन की तरफ होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से योजनाओं के कौन कौन से समूह, निम्नलिखित में से योजनाओं के कौन से समूह की अवधि में सही आरोही क्रम में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लान्स आर इन द करेक्ट डिसेंडिंग सिक्वेंशियल ऑर्डर इन टर्म ऑफ ड्यूरेशन। हमारे स्पोर्ट्स में क्या होती है, पीरियडाइजेशन एक टर्म है, यानी कि जो ट्रेनिंग की अवधियां हैं उसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, मीज़ो, माइज़ो, माइक्रो और कंसेप्चुअल। तो इन चारों का सही क्रम हमको फाइंड आउट करना, लेकिन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, ना कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो सबसे बाद में आया होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम होता है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन 200% आपके पेपर में आता ही आता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले कंसेप्चुअल, यानी चौथे नंबर पे कंसेप्चुअल आएगा, तीसरे नंबर पे आपका माइक्रो साइकिल आएगा, दूसरे नंबर पे आपका मीज़ो आएगा, दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे आपका माइक्रो आएगा। यानी सबसे पहले माइक्रो साइकिल होती है, ये 1 हफ्ते के आसपास चलती है। फिर मीज़ो साइकिल आती है, ये 1 महीने के आसपास चलती है। फिर माइक्रो साइकिल आती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। कंसेप्चुअल होती है, वो कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से उसका टाइम ड्यूरेशन अलग ही होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कैसे भी उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट आपकी कुछ थेरेपीज़ की लिस्ट दे रखी हैं। ठीक है, उन थेरेपीज़ में हम कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर दे रखा है, उसको मैच करना है। क्रायोथेरेपी, पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी, सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। ऑप्शंस आपके हैं टेंस, वैक्स बाथ, वर्लपूल बाथ और अल्ट्रासाउंड, और कोड्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं। इन कोड्स के हिसाब को आपको आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर उन कोड्स के हिसाब से आपको बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर इन कोड्स में, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 4 2 1 ये सीक्वेंस लगेगा, यानी कि क्रायोथेरेपी जो होगी वो वर्लपूल बाथ से कनेक्टेड होती है। ठीक है, पेनिट्रेटिव थेरेपी की बात करूँ तो वह अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है। सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी आ जाती है किस पे, वैक्स बाथ पे। और इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करूँ तो इसमें टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका थेरेपी वगैरह से क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, 1 वर्ड के क्वेश्चन अब नहीं आते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से 2 कारक अंतराल प्रशिक्षण पद्धति में यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर इन चारों में से वह 2 कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, पूर्ण पुनर्प्राप्ति रुक जाती है, पल्स रेट की निगरानी करना, रक्तचाप की निगरानी करना, या फिर अपूर्ण पुनर्प्राप्ति रुक जाती है। कंप्लीट रिकवरी पॉजेस, मॉनिटरिंग पल्स रेट, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, या फिर इनकम्प्लीट रिकवरी पॉजेस। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं कोड्स के अंदर। इन कोड्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी है, 2 और 4, यानी कि पल्स रेट की निगरानी करना और अपूर्ण इनकम्प्लीट रिकवरी पॉजेज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, मॉनिटरिंग पल्स रेट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी पॉजेज। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जो पके आम की तरह ना हर एग्जाम में चू जाता है। पता नहीं देखा ना, पेड़ पे जो पका आम होता है जब वो एकदम पक जाता है तो ऊपर से ग्रेविटी के कारण वो क्या था, नीचे चू जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, ये हर एग्जाम में बिन बुलाए बाराती की तरह जाके बैठ जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बैंड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मेरा कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए,
इन द सेंस कि वाडा से रिलेटेड, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड आपको अपने पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो तत्व हैं जो कि वाडा ने बैन कर दिए हैं? अमीनो एसिड, ग्रोथ हार्मोन या क्रेटिन या इरेथ्रोपोइटिन, सॉरी बैन नहीं किए वो पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। क्या होगा सही जवाब? चलो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कौन से बैन नहीं है? बिल्कुल जो आंसर होगा सही आपका पहला तो क्रेटिन, क्रेटिन जो है वो बैन नहीं है। और एक होगा आपका एमिनो एसिड्स, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में है। यस, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, एमिनो एसिड्स और क्रेटिन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों बैन नहीं हैं, ये दोनों बैंड नहीं है, नॉट बैंड हैं। और ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके बैंड होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 नवंबर 1999 में, ठीक है, 10 नवंबर 1999 में वाडा की स्थापना की गई, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों यहाँ से भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य वयस्क पुरुष की जीवन क्षमता की सीमा क्या होती है? जो वाइटल कैपेसिटी होती है एक नॉर्मल इंसान की, स्वस्थ इंसान की, वह कितने लीटर की होती है दोस्तों? 1 से 2 लीटर, 3 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 8 लीटर? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में ये पूछा गया सवाल है। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, तो आपका सही होगा 3 to 5 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाइटल कैपेसिटी की बात करूं तो हवा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे एक वयस्क व्यक्ति अधिकतम सांस लेने के बाद फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद जब उसको बाहर मैक्सिमम तरीके से निकालते हैं तो वही आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है, फेफड़ों से जो बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आते ही हैं। एक्सिस, प्लेन्स कितने में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट राइट, ये सारी चीज़ों में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह तल जो शरीर के सिनिस्टर और डेक्स्टर, इन टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, सिनिस्टर और डेक्स्टर में विभाजित करता है वह कहलाता है। ठीक है, प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू सिनिस्टर एंड डेक्स्टर इज नोन एज। सिनिस्टर और डेक्स्टर समझ लो, सिनिस्टर का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट साइड से डिवाइड करना, और डेक्स्टर का मतलब होता है दोस्तों राइट साइड से डिवाइड करना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। सिनिस्टर मीन्स जो बाएं से डिवाइड करे, डेक्स्टर मीन्स जो दाएं से डिवाइड करे, वह प्लेन। तो अब यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा वह कौन सा प्लेन है जो दाएं और बाएं में डिवाइड करता है। फ्रंटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, सैजिटल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस डायग्राम की मदद भी आप ले सकते हो बताने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सैजिटल प्लेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप इस डायग्राम में ही देख लो, क्लियर कट है आपका जो ये सैजिटल प्लेन है। ठीक है, ये सैजिटल प्लेन है, ये आपकी बॉडी को 2 पार्ट में बांट रहा है, एक लेफ्ट में बांट रहा है और एक राइट में बांट रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन की बात करते हो तो हमारे सीजी पॉइंट से अप और डाउन पार्ट में बांट देता है ट्रांसवर्स प्लेन। कोरोनल प्लेन की बात करूँ तो हमारी बॉडी को यहाँ से बीच से फाड़ देता है, आधी आगे आधी पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बांट देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या, लेफ्ट और राइट। अब अगर हमसे डायरेक्ट देखो एग्जाम में क्वेश्चन अब कैसे बनेंगे इस चीज़ को समझना। सबको पता है कि सैजिटल प्लेन लेफ्ट और राइट में बॉडी पार्ट को डिवाइड करता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान देना, सिनिस्टर और डेक्स्टर। अब आपको यही नहीं पता है कि सिनिस्टर और डेक्स्टर क्या है। सिनिस्टर मीन्स जो लेफ्ट साइड से काटे और बांटे, और डेक्स्टर मीन्स राइट साइड से बांटे। ये पता होगा तभी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या करते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं आज की डेट में, टर्मिनोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। स्पोर्ट्स की और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं इनको आपको बहुत कायदे से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। दोस्तों एक और चीज़, आज मैं 20 क्वेश्चन ही अटेंड कराऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे। आप तो ये बोलोगे सर ने थंबनेल में तो दिखाया 50 क्वेश्चन, बट एक्चुअली क्या है कि आज कुछ काम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से मेरे को कहीं बाहर निकलना है, इस वजह से मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी 30
वीडियोस आपके क्लियर करूंगा, डेली आएगी क्लासेस आपकी, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही पॉइंट कौन सा इन चारों फैक्टर में से वो हमें निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बेंडिंग ऑफ हेड इज सेकेंड क्लास लीवर, लीवर के बारे में ही क्वेश्चन है, यानी सिर झुकाना द्वितीय श्रेणी का लीवर कहलाता है। सिर को पंजों के बल उठाना तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। कोहनी का मुड़ना तीसरी श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है, या फिर कोहनी का विस्तार प्रथम श्रेणी का उत्तोलक या लीवर कहलाता है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कोट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जल्दी से बताएंगे इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, ये हमें बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल, अगर ऑप्शन डी के साथ आप जा रहे हो तो बिल्कुल सही हो, तीसरा और चौथा, ठीक है। तीसरा, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इज थर्ड क्लास लीवर। जब हम जिम के अंदर डंबल करते हैं ना, फ्लेक्शन, जब हम डंबल को ऐसे खींचते हैं तो फ्लेक्शन हो रहा है, और या नीचे ले जाते हैं तो एक्सटेंशन होता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा थर्ड क्लास लीवर का यूज होता है। फिर क्या कह रहा है, कोहनी को मोड़ना तीसरी श्रेणी का लीवर कहलाता है। कोहनी का विस्तार प्रथम, ओके ठीक है, कोहनी का विस्तार प्रथम श्रेणी का लीवर है। जब हम डंबल कर रहे हैं, जब हमने फ्लेक्शन किया तो सेकंड थर्ड क्लास लीवर लगा, और जब हमने एक्सटेंशन कर दिया, फैला दिया, तो फर्स्ट क्लास लीवर लगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं लीवर की दोस्तों, तो लीवर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारी बॉडी में बेसिकली 3 प्रकार के लीवर पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, ठीक। अब इन लीवर की मैं बात करूं तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एफर्ट, लोड और रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका एफर्ट होगा किसी तरफ, एक तरफ लोड होगा, बीच में आपका रेजिस्टेंस होगा। ऐसी यही एफर्ट, लोड और रेजिस्टेंस जब इधर उधर होते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास लीवर में चेंजेस आते हैं, ओके। जहाँ पर एक्शन की बात करूँ, जहाँ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जैसी मूवमेंट होगी, वहाँ पर हमारा, आप ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास लीवर का इस्तेमाल होता है। कहाँ पर, फर्स्ट, हमारे गर्दन पे जब हम गर्दन को झुकाते हैं और खींचते हैं तो यहाँ पर जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, इस पे फर्स्ट क्लास लीवर लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ अपने पैर के पंजों को, जब हम पंजों के बल एड़ी को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ हमारा सेकंड क्लास लीवर लगता है। फिर वही उसी को नीचे लेकर रख देते हैं तो वो डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाता है। ऊपर उठाते हैं हील को तो प्लैंटर फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम अपने एल्बो की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब हम करते हैं वहाँ पर थर्ड क्लास लीवर का इस्तेमाल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को उपलब्धि प्रेरणा किस अवस्था में प्राप्त होती है। एट विच स्टेट द अचीवमेंट मोटिवेशन एक्वायर चिल्ड्रन। मोटिवेशन वाली जो अचीवमेंट होती है वो बच्चों को किस अवस्था में एक्वायर हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी का, बताओ। प्यूबिसेंस में यानी यौवन, एडोलसेंस में यानी किशोरावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, या फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण। एक बच्चा कब सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, खूब उसके अंदर जोश भर जाता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पूरी दुनिया उखाड़ दूंगा, सारी चीज़ें कर लूँगा, ये पालूंगा, ये होता है ना, उसके अंदर जोश आ जाता है। तो इन चारों में से अब जब वो छोटा होगा, छोटा सा बच्चा होगा, तो क्या उसके अंदर उतना जोश होगा? नहीं होगा। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। किशोरावस्था भी नहीं हो सकता क्योंकि एडोलसेंस में इतना ज़्यादा नहीं होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। यौनवावस्था में तो दूसरी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं। लड़कियों के बारे में इंसान सोचने लगता है मेरी शादी हो जाती, मेरे को इतनी अच्छी बीवी मिल जाती, और भी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जब सामाजिक स्तर पे वो अच्छे लोगों से मुलाकात करता है, उसका सामाजिकरण होता है कायदे से, तब जाकर के वो क्या होता है, उसका जो मोटिवेशन का अचीवमेंट लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा एक्वायर हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ सवाल है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सहन शक्ति प्रदर्शन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। एंडोरेंस परफॉर्मेंस एट हाई एल्टीट्यूड ओवर 3000 मीटर सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, पहाड़ों वगैरह पर जाते हैं, तो हमारे शरीर पर या शरीर के अंगों पर या उसके कार्य पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है,
ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन से आपकी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत में कमी हो जाती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन में आंशिक दबाव में कमी आती है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ बैरोमीटर दबाव में वृद्धि होती है, या फुफ्फुसी वेंटिलेशन यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में गिरावट आ जाती, कमी आती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर ऑप्शन सी के साथ आप जा रहे हो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऊंचाई में वृद्धि के, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, डिक्रीज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विथ इंक्रीज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो डिक्रीज होता है। अगर आपका एल्टीट्यूड, आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डाउन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। किस देश में आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक को महत्वपूर्ण माना जाता है? द विच कंट्री म्यूजिक फॉर स्पिरिट एंड जिम्नास्टिक फॉर बॉडी। ओके, ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर म्यूजिक को स्पिरिट के रूप में और जिम्नास्टिक को बॉडी के रूप में यूज़ किया गया हुआ? ग्रीस, रोम, स्वीडन, डेनमार्क। इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही आसान सा सवाल, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो, ग्रीस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड है आपका। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में निम्नलिखित में कौन से खेल को उच्च प्राथमिकता वाले खेल के रूप में रखा गया है? ठीक है, उच्च प्राथमिकता वाले खेल में रखा गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। यानी कि जो टॉप्स हैं टारगेट पोडियम स्कीम योजना, ठीक है, उसको, उसमें कौन से ऐसे गेम्स हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट वो दिया गया हो? ठीक है, आर्चरी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, हॉकी या जिम्नास्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, तीर से जो निशाना लगाते हैं ना उसको आर्चरी बोलते हैं, तीरंदाजी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से गेम है जिनको प्राथमिकता दी गई बढ़िया तरीके से? चलो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? हॉकी, हॉकी होना चाहिए, एथलेटिक्स भी होना चाहिए। तो तीसरा चौथा किसमें है? तीसरा चौथा सिर्फ इसी में, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? 17 का सही जवाब, जल्दी से बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए भाई। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, बताएगी क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 17। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, आर्चरी, बॉक्सिंग और हॉकी, ये तीन ऐसे इवेंट हैं या गेम हैं जिनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आपके सामने। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीढ़ की हड्डी का मुड़ना एवं विस्तार होना। ओके, जो हमारी स्पाइन होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका मुड़ना और उसका विस्तार होना, मुड़ना और विस्तार होना, वह किसमें कहलाता है? स्पाइन फ्लेक्शन। सैजिटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन में, कोरोनल एक्सिस और सैजिटल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल प्लेन में, ट्रांसवर्स एक्सिस और कोरोनल प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो, कोरोनल एक्सिस एंड सैजिटल प्लेन, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर बी का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोरोनल एक्सिस एंड सैजिटल प्लेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरीज इनमें से कौन कौन सी, भैया हमको ये पता करना है। और ओवर यूज, एक्यूट इंजरीज और ओवर यूज इंजरी से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं दोस्तों। मसल स्ट्रेन, बर्साइटिस, शोल्डर डिसलोकेशन, मसल सोरनेस, स्ट्रेस फ्रैक्चर, टेनिस एल्बो और एंकल स्प्रेन, कौन कौन से होंगे सही जवाब इनमें से? जल्दी से फटाफट बताएंगे। ओवर यूज इंजरीज आपको सामने दिख रही होंगी आपके डायग्राम में, यहाँ पर टेनिस एल्बो, बैक पेन, शोल्डर पेन, है ना, ढेर सारी चोटें, सब ओवर यूज इंजरीज में आती है। क्या क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 19, इन कोड्स में से आंसर बताने, जल्दी से बताओ भाई, साथ देखिए सारे आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। बर्साइटिस,
स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड टेनिस एल्बो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। अगला क्वेश्चन है आपका आज का हमारा आखिरी सवाल रखेंगे इसको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक, ग्लाइडिंग जॉइंट इन विच ओनली स्लाइट ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स आर आल्सो नोन एज। जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो मूवमेंट होती है स्लाइटली, जो थोड़ी बहुत गति होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इरेगुलर जॉइंट, बाईएक्सियल, प्लेन, यूनिएक्सियल या फिर सैडल जॉइंट। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20? चलो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सारे के सारे जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे जवाब दो। नहीं दोगे आंसर ना तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे तो आएगा भाई, मैं तो पढ़ाना मेरा मज़ा है, लेकिन अगर आप आंसर देते रहोगे ना तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, सही जवाब दे रहे हो कि गलत, खुद का इवैल्यूएशन कर पाओगे। ओके, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, इरेगुलर जॉइंट्स भी बोल सकते हैं और प्लेन जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। 3-4 महीने का गैप हो गया, मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, कुछ रीज़न थे, मेरे बाबा जी की डेथ हो गई, बहुत से ऐसे काम हुए जिसकी वजह से 3-4 महीना मैं काम नहीं कर पाया। बट आई प्रॉमिस कि अब हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी और आपको रेगुलर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। हम थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट मेरी आपसे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।